Hindustan, 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 Hindustan. Hold the line! Hold the line! Watch the left flank! Hindustan, I need more! Hindustan, Hindustan, I need Hindustan, 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 भारत ने खोया था अपना मान। उन्नीस चीन ने परमाणु बम बना लिया। नई दिल्ली के अंधेरे गलियारों में एक सवाल गूंज रहा था, अगर कल फिर युद्ध हुआ तो भारत को कौन बचाएगा? लेकिन यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं था, ये उन लोगों का था जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, जो रातों को जागते थे, गणनाएं करते थे और जानते थे कि एक गलती पूरे देश को हमेशा के लिए छोटा कर सकती है। ये कहानी उन 40-50 वैज्ञानिकों की है जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि भारत कभी फिर 1962 जैसा न हो। और ये कहानी उन जासूसों की भी है जिन्होंने भारत को कभी गंभीरता से नहीं लिया और आखिर में धोखा खा गई। Chapter 1 The Dragon's Shadow. We must prioritize the western sector. The terrain offers the best advantage. The priority remains here on the border. At least India is quiet for now. This report from Delhi confirms it. Proceed with extreme caution. 1962 के युद्ध ने न सिर्फ जमीन छीनी थी बल्कि आत्मविश्वास भी तोड़ दिया था। और जब चीन ने 1964 में बम बना लिया तो नई दिल्ली में डर नहीं बल्कि एक ठंडी खामोश गुस्सा फैल गया। सोवियत संघ दोस्त दिखता था लेकिन भरोसा नहीं था। अमेरिका खाना भेज रहा था, PL-480 की मदद, लेकिन हर बैग के साथ एक शर्त भी आती थी, परमाणु मत बनाना। भारत के पास दो रास्ते थे, या तो गुलाम बनकर खाना खाओ या चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी ताकत बनाओ। इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन यह फैसला इतना खतरनाक था कि कैबिनेट की ज्यादातर सदस्यों को भी नहीं पता था। यह फैसला सिर्फ 4-5 लोगों के बीच लिया गया था ताकि कोई लीक ना हो, क्योंकि अगर लीक होता तो अमेरिका, सोवियत, चीन सब मिलकर भारत को रोक सकते थे और भारत हमेशा के लिए कमजोर रह जाता। Chapter 2 The Woman and the Decision. 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनके सामने देश टूटा हुआ था। खाने की कमी, पैसे की कमी, राजनीतिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका कह रहा था, हम खाना देंगे लेकिन परमाणु कार्यक्रम बंद करो। विश्व बैंक कर्ज देने से पहले शर्तें लगा रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि असली आजादी सिर्फ वोट से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि कोई तुम्हें धमका ना सके।
अकेले फैसला किया, बार्क को हरी झंडी दी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने प्रोजेक्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया। यह कानूनी चाल थी ताकि एनपीटी का उल्लंघन न माना जाए, लेकिन अंदर से यह साफ था, यह भारत की पहली परमाणु ढाल बनाने की शुरुआत थी। और यह सब इतना गुप्त रखा गया कि यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी भी पूरी तस्वीर नहीं जानते थे, क्योंकि जितने कम लोग जानेंगे उतना कम खतरा होगा। चैप्टर 3 द मेन नोबडी न्यू। भारत का पहला परमाणु बम कुछ दर्जन लोगों के दिमाग में मौजूद था, कागजों में नहीं, फाइलों में नहीं, बस यादों में। होमी सेठना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख, शांत चेहरा लेकिन अंदर आग। राजा रामन्ना, असली दिमाग, परियोजना के कोऑर्डिनेटर। वे अपनी पत्नी को भी पूरी बात नहीं बताते थे, क्योंकि अगर वे बोल देते तो खतरा बढ़ जाता। It's past midnight. Where were you? Work kept me late. You could have called. I was worried. I'm sorry. What's wrong? पीके अयंगर और आर चिदंबरम, युवा वैज्ञानिक। वे जानते थे कि उनकी हर गणना देश के भविष्य का फैसला कर रही है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया। हर वैज्ञानिक को सिर्फ अपना हिस्सा पता था, कोई नहीं जानता था कि पूरा डिवाइस कैसा बनेगा। अगर सीआईए या केजीबी किसी एक को पकड़ लेता तो बाकी बच जाते और प्रोजेक्ट जारी रहता। ये वैज्ञानिक रातों को जागते थे, परिवार को झूठ बोलते थे और जानते थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे देशद्रोही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े देशभक्त माने जाएंगे, लेकिन नाम कभी नहीं मिलेगा। ये उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। चैप्टर 4 द साइलेंट सिटी। मुंबई के बार्क में दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। ब्लैक बोर्ड पर इंप्लोजन समीकरण लिखे जाते थे, न्यूट्रॉन गणनाएं, धातु विज्ञान, विस्फोटक लेंस। अगर एक भी गणना गलत होती तो डिवाइस फिजल हो सकती थी और भारत की पहली कोशिश दुनिया के सामने मूर्खता बनकर रह जाती। वैज्ञानिक जानते थे ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, ये समय की लड़ाई है। अगर वे जल्दी सफल नहीं हुए तो अमेरिका या सोवियत दबाव बढ़ा सकता था और प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो सकता था। इसलिए वे चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी जान लगा रहे थे। चैप्टर 5 द डेजर्ट। पोखरण का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज बन चुका था। सेना की इंजीनियर यूनिट गहरी खुदाई कर रही थी। स्थानीय लोगों को बताया गया यह सैन्य इंजीनियरिंग का काम है। सैनिकों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जितने कम लोग जानेंगे उतना सुरक्षित रहेगा। यहां तक कि टेस्ट साइट पर भी हर व्यक्ति को सिर्फ अपना हिस्सा पता था। कोई नहीं जानता था कि 18 मई को क्या होने वाला है। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन जासूसी के खिलाफ सबसे पुराना और सबसे प्रभावी हथियार था, और यही वजह थी कि सीआईए, MI6, केजीबी सब चूक गए। चैप्टर 6 द वर्ल्ड इज वॉचिंग। वॉशिंगटन में सीआईए सोचती थी भारत गरीब है, भूखा है, बटा हुआ है, ये परमाणु नहीं बना सकते। लंदन में MI6 कहता था फोकस पाकिस्तान और चीन पर रखो, भारत प्राथमिकता नहीं। मॉस्को में केजीबी रिपोर्ट करता था भारत सोवियत का दोस्त है, परमाणु नहीं बनाएगा। लेकिन असली सच ये था कि भारत ने जानबूझकर अपनी क्षमता को कम करके दिखाया था। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का लेवल, कम बजट, कम शोर, ये सब एक सोची समझी रणनीति थी। वे भारत को कभी गंभीरता से नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी नजरें गलत जगह थी, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत थी, दुनिया को गुमराह करना बिना किसी को बताए। चैप्टर 7 द फाइनल नाइट। 17 मई 1974 की रात पोखरण में हवा रुक गई थी। वैज्ञानिक सो नहीं पा रहे थे। एक पूछता था अगर डिवाइस काम न करे, दूसरा जवाब देता तो हमें फिर शुरू करना होगा, लेकिन दूसरा मौका शायद न मिले। दिल्ली में इंदिरा गांधी जाग रही थी। उन्हें पता था
अगर टेस्ट फेल हुआ तो राजनीतिक कीमत बहुत बड़ी होगी, और अगर सफल हुआ तो अंतरराष्ट्रीय कीमत भी बड़ी होगी। लेकिन उन्होंने फैसला किया था और अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। वो रात भारत के इतिहास की सबसे खामोश और सबसे खतरनाक रात थी। चैप्टर 8 द बुद्धा। T-minus 30. Systems check. All systems nominal. Power is stable. Telemetry looks good. Range is clear. Copy. T-minus 20 and counting. Initiate final hold checks. दिल्ली में पीएमओ में सन्नाटा, मुंबई में बार्क में दिल धड़क रहे, वॉशिंगटन में CIA सो रही थी, बीजिंग में चीनी इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता था। 2, 1, फिर मौन। धरती हिली और भारत परमाणु शक्ति बन चुका था, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए। चैप्टर 9 द मैसेज। कूट संदेश। द बुद्धा हैज स्माइल्ड। उस एक संदेश ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। Gentlemen, the Buddha has smiled. Our test is successful. This is a victory for Indian science and our nation. लेकिन मुस्कान के साथ नई जिम्मेदारियां और नए खतरे भी आए। चैप्टर 10 पैनिक। CIA, व्हाइट हाउस, पेंटागन सब हैरान थे। When did this happen? We don't know. How did we miss it? वे भारत को कभी खतरनाक नहीं मानते थे और अब भारत ने उन्हें चुपचाप मात दे दी थी। ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चैप्टर 11 द प्राइस। 1974 के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तकनीकी मदद बंद कर दी, लेकिन भारत ने सीख लिया दुनिया तभी सम्मान करती है जब तुम्हारे पास ताकत हो। इसलिए बार्क ने और तेजी से काम किया। नई पीढ़ी के वैज्ञानिक तैयार हुए और 1998 में वही रेत फिर हिली। फाइनल चैप्टर द लेगेसी ऑफ द स्माइल। 1974 में बुद्ध मुस्कुराए थे, 1998 में शक्ति जागी और दुनिया ने समझ लिया भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था, क्योंकि असली ताकत हमेशा छुपी हुई होती है जब तक वो मुस्कुराना दे। ये कहानी उन अनजान वैज्ञानिकों की है जिन्होंने कभी नाम नहीं मांगा लेकिन देश को नाम दिया, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि भारत की असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। A balanced combination. Our policy is to harness all sources: water, coal, the wind, the sun and the tides, biomass and the atom. However, as I have said, our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. Dedicated to the unsung scientists of 1974 who smiled in silence so India would stand tall.
Observe the world. Analyze the data. Reveal the truth.